हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज का यह जो वीडियो है वह 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 50 महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ये जो 50 महत्वपूर्ण टॉपिक का जो लिस्ट हमने तैयार किया है वह प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने के पश्चात और वर्तमान समय में करंट अफेयर में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं उन दोनों को सम्मिश्रित करके हमने 50 टॉपिक का लिस्ट तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी में ये टॉपिक काफी अत्यंत मददगार साबित होगी और अगले जो 60 से 70 दिनों का समय है उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करनी है, क्या क्या सोर्सेस होनी चाहिए और कैसे इन टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक को आप लोग कम समय में तैयार करें, उस पर आज हम लोग इस पर डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए, जो हमने 50 महत्वपूर्ण टॉपिक का जो लिस्ट तैयार किया है उसके अंतर्गत जीएस पेपर 1 से हमने कुल 24 टॉपिक्स को रखा है और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो कि 3 सेक्शन होता है जीएस पेपर 2 में, उसके अंतर्गत कुल 26 टॉपिक हमने रखा है। जीएस पेपर 1 में सिर्फ 2 टॉपिक करेंट अफेयर और जो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है उसे डिस्कस करेंगे, डीआई इसमें शामिल नहीं है, यानी कि टोटल आपके 5 सेक्शन से मिलाकर 50 टॉपिक आप लोगों का कवर किया जाएगा। सबसे पहले जीएस पेपर 2 का हम लोग देखते हैं। जीएस पेपर 2 क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जीएस पेपर है वह जीएस पेपर 2 है, क्योंकि स्कोरिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में जीएस पेपर 2 में बीपीएससी के द्वारा काफ़ी कम मार्किंग की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को जीएस पेपर 2 पर ही करना है। तो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत 3 सेक्शन होते हैं। पहला जो है सेक्शन 1, कौन सा है सेक्शन 1 के अंतर्गत? सेक्शन 1 में है इंडियन पॉलिटी। इसके बाद है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में कौन सा सेक्शन आता है? ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तीसरा सेक्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 सेक्शन है जीएस पेपर 2 के अंतर्गत। आइए एक एक करके सेक्शन को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग कुल टॉपिक डिस्कस करेंगे वह होगा 10 टॉपिक इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। इसके अलावा 8 टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और 8 टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर कितने टॉपिक्स हो गए? 26 टॉपिक्स। 26 टॉपिक। तो आइए इंडियन पॉलिटी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत 65 और 66 में लगातार पार्लियामेंट से सवाल पूछे गए हैं और दोनों में डायमेंशन अलग अलग रहा है। इस बार भी ज़्यादा संभावना है कि पार्लियामेंट से प्रश्न आए, लेकिन जो पार्लियामेंट से जो प्रश्न आएगा वह पार्लियामेंट की गिरती हुई स्थिति, गिरती दशा पर यह पूछा जा सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पार्लियामेंट की गुणवत्ता में किस प्रकार ह्रास हो रहा है। यहाँ पर आप इससे ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा सुनने में और समझने में भी कि गुणवत्ता में ह्रास, संसद की गुणवत्ता में किस प्रकार से ह्रास देखने को मिल रही है, उस टॉपिक को हमें कवर करनी है। ठीक है, तो यह हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद आपको कवर करनी है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इसीलिए कवर करनी है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो आप राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, कार्य क्षेत्र वगैरह सारे को इसे आप कवर करके जाएंगे, अधिकार क्षेत्र सारे इसे कवर कर लेंगे। तीसरा नंबर पे जो पिछले वर्ष नहीं पूछा गया था, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक जिसे आप कह सकते हैं, वह है गवर्नर। गवर्नर में कई सारे वीडियो हमने अपलोड भी किया है और गवर्नर में 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, गवर्नर के कार्य अधिकार, बिहार में इसकी स्थिति और गवर्नर का पद किस प्रकार से विवादास्पद है और केंद्र संबंध में गवर्नर की क्या भूमिका हो सकती है, ये राज्यपाल से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और चर्चित टॉपिक है वर्तमान समय में वह है न्यायपालिका। देखिए, प्रश्न है कि न्यायपालिका के अंतर्गत आप कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। न्यायपालिका के अंतर्गत आप न्यायिक सक्रियता को कवर करते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग भी इसे कवर कर लीजिए। न्यायिक सक्रियता को कवर करेंगे, न्यायिक जो पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, उसे कवर करेंगे। इसके अलावा अभी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोलेजियम, कोलेजियम को लेकर काफ़ी चर्चित रहा है। हाल ही में कानून मंत्री के द्वारा भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया गया था कि शायद ही कोई देश है जहां पर न्यायाधीश के द्वारा ही न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो ऐसे जो स्टेटमेंट है आप लोगों को इसे ध्यान में रखना होगा। और जो कोलेजियम सिस्टम है, चूंकि ये देखेंगे
तो ये न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया है कोलेजियम सिस्टम। तो आप कोलेजियम सिस्टम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में आप लोग इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यह है जुडिशियरी के अंतर्गत इतना ही आपको कवर करना है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है दलीय व्यवस्था। देखिए दलीय व्यवस्था इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब आप दलीय व्यवस्था को करेंगे तो इसके अंतर्गत राजनीतिक दल को भी कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि वर्तमान समय में एक दलीय शासन की ओर देश बढ़ चला है। अब देखेंगे कि 2014 ईस्वी से एक दलीय शासन, 2014 ईस्वी से लगातार अभी तक 2 बार किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत केंद्र में मिली है। सिर्फ केंद्र में ही नहीं, कई बड़े बड़े राज्यों में भी एकमात्र एक दलीय शासन देखने को मिल रहा है। जैसे आप यूपी का लीजिए, इतने बड़े राज्य हैं, बहुदलीय व्यवस्था, इसके बावजूद एक दल को वहाँ पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया है। बंगाल को देखिए, यूपी को देखिए, तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक दलीय शासन की ओर हमारा देश, हमारा राज्य बढ़ रहा है। तो आप एक दलीय शासन को कवर करेंगे। बिहार में महागठबंधन, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप महागठबंधन इसे भी आप लोग इससे अच्छे से कवर करेंगे। महागठबंधन, इसमें राजनीति में जाति का किस प्रकार से समावेश हो रहा है, महागठबंधन जाति आधारित है, विकास आधारित है वगैरह, आप पूरा इसे कवर करके जाएंगे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि बिहार में हाल ही में सरकार बनी है और महागठबंधन की जो नींव है वह ऐसा माना जा रहा है कि बिहार का महागठबंधन जो है वह पूरे देश की राजनीति को एक नई दशा और दिशा निर्धारित करेगी। तो आप इसे कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चुनाव आयोग को कवर करेंगे। चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग हमेशा एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। चुनाव आयोग के अंतर्गत आप चुनाव सुधार को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चुनाव सुधार को आप लोग टॉपिक को इसे अच्छे से फ्रेम कीजिए, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा निष्पक्ष चुनाव कराने में इसी की भूमिका क्या है, इसी की भूमिका किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल रही है आपको बताना होगा। ईवीएम वगैरह जो भी इसके द्वारा लाया गया है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव सुधार के नाम पर, उन सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। तो यह है आपका चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बाद आप संघवाद टॉपिक को कर सकते हैं। संघवाद हमेशा के लिए बीपीएससी के लिए एक फेवरेट टॉपिक रहा है, चूँकि संघवाद जो है केंद्र राज्य संबंध को इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे। संघवाद के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध टॉपिक हो गया। इसके अलावा कोविड के कारण केंद्र राज्य संबंध में बदलाव देखने को मिला, तो वो केंद्र राज्य संबंध को आप लोग अच्छे से इसे कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर आपको संघवाद टॉपिक को यहाँ पर कवर करनी होगी। संघवाद टॉपिक के बाद हम देखेंगे बिहार में राजनीति। बिहार की राजनीति यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। बिहार की राजनीति, अब बिहार की राजनीति में आप लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक को कवर करेंगे वह है राजनीति में जाति, कास्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में जाति, ठीक है। इसके अलावा राजनीति का अपराधीकरण भी आप लोग टॉपिक को कवर करेंगे, राजनीति का अपराधीकरण। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार के लिए होने वाला है और हमने जिस पर वीडियो भी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, हमारा मॉडल आंसर ये पड़ा हुआ है यूट्यूब प्लेलिस्ट में, आप देखिएगा उसे, जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है इस बार के लिए और अति संभावित टॉपिक में से एक है जातिगत जनगणना। तो आप लोग इसे भी कवर करेंगे। इसके अलावा सबसे लास्ट में जिस टॉपिक को आप लोग कवर करेंगे वह है प्रस्तावना। देखिए बीपीएससी के लिए यहाँ पर 3 टॉपिक मैं बता सकता था, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी वगैरह, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वह है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप प्रासंगिकता को ज़्यादा देखेंगे। अब हाल ही में देखेंगे कि किस प्रकार से समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता वगैरह को लेकर सवाल उठते रहे हैं, जो प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं वर्ड, या फिर उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो प्रस्तावना की प्रासंगिकता मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डीपीएसपी को भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप उसे अति महत्वपूर्ण सेक्शन में नहीं रखें। डीपीएसपी और मौलिक अधिकार को आप ग्रेड बी में मानकर चले, ग्रेड ए में उसे नहीं रखें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 8 टॉपिक जो है वह इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत होगा। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, जुडिशियरी, पार्टी सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, फेडरलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ बिहार और प्रियम्बल, ये 3 6 और 3 9 टॉपिक हो गए। एक टॉपिक हमारा जो यहाँ पर डिस्कस करना छूट गया है वह आप इसे समान नागरिक संहिता को कवर कर ले, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं यहाँ पर छूट गया था लिखना, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता।
आप देखेंगे कि किस पर उत्तराखंड में तो इसके लिए कमेटी भी गठित हो गई है। हिजाब विवाद भी यहाँ पे कर्नाटक वगैरह राज्यों में देखने को मिले हैं। तो समान नागरिक संहिता अति महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है और मुझे लग रहा है कि इससे तो एक प्रश्न बनना ही चाहिए। तो ये आपका 10 जो प्रश्न है, 10 टॉपिक है, वह आपका इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेक्शन आपको कवर करने की आवश्यकता नहीं है। कम समय में काफ़ी बेहतरीन टॉपिक को आप चूज करिए, इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से इसकी फॉर्मेटिंग करिए, अच्छे से इसे तैयार करिए। यह था इंडियन पॉलिटी। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। देखिए, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बीपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में ट्रेंड को काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। ठीक है, पहले एक प्रश्न हमेशा बीपीएससी के द्वारा एग्रीकल्चर से पूछा जाता था, लेकिन 66वीं में एग्रीकल्चर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आया है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि 22 में सरकार के द्वारा किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था, डबल इनकम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डबल इनकम करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था, अब उसे बढ़ा दिया गया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है एग्रीकल्चर। जब आप एग्रीकल्चर करेंगे तो इसके सभी डायमेंशन को आप लोग कवर कर लेंगे। एग्रीकल्चर के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण हैं, पिछड़ेपन के अलावा सरकार की कौन कौन से स्कीम है, इसके लिए कौन कौन से स्कीम सरकार की काम कर रही है, यानी कि योजनाएँ कौन कौन सी है, इसके अलावा इसमें WTO की क्या रोल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन सभी टॉपिक को आप लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। यह है पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है पॉवर्टी। हमने 75 मॉडल आंसर में पॉवर्टी को भी शामिल किया है और काफ़ी बेहतरीन इसका मॉडल आंसर भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर 2 पॉवर्टी से रिलेटेड हमारा मॉडल आंसर आप लोग देखना ना भूलें। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने मॉडल आंसर को फॉर्मेट करके वहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड किया है। तो गरीबी में जब आप कवर करेंगे तो इसके जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक थिंग्स, इसके अलावा बेसिक के अलावा जो जिन चीज़ों पर आपको फोकस करनी है वह है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, इसे भी आप लोग देखना है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2-3 दिन पहले इसे जारी की गई है, हमने टेलीग्राम पे इससे संबंधी रिपोर्ट को भी डाला था, आप लोग इसे भी कवर करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार से गरीबी में कमी आ रही है, कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, उस पर भी आपको काम करना होगा। तो यह है गरीबी। गरीबी के बाद तीसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी टॉपिक। आप बेरोजगारी टॉपिक को कवर करेंगे कि किस प्रकार से कोविड के बाद बेरोजगारी में किस प्रकार से वृद्धि देखने को मिल रही है, किस प्रकार से MSME सेक्टर कोविड के कारण लॉकडाउन जो लगा उससे प्रभावित हुआ और अचानक बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। तो आपको बेरोजगारी भी कवर कर लेनी है। ये सब मैं बेसिक चीज़ों के अलावा बता रहा हूँ, बाकी कारण योजनाएं वगैरह तो आपको करनी ही है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को आप लोग बिल्कुल करके जाइएगा। खाद्य सुरक्षा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई, बेसिकली नाम मध्याह्न भोजन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, PM पोषण। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि किस प्रकार से PM पोषण जो स्कीम है वह खाद्य सुरक्षा में सहायक साबित हो सकती है। खाद्य सुरक्षा में इसके अलावा PM पोषण के अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को आप लोग कवर करेंगे। अधिनियम 2013 को भी आपको यहाँ पर कवर करनी होगी। ठीक है, गरीबी बेरोजगारी से भी खाद्य सुरक्षा जुड़ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यह है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा के बाद हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे यहाँ पर वह है कोविड के पश्चात इकोनॉमी। कोविड के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की मंदी का दौर आ गया था, कि जिस प्रकार से विकास दर में गिरावट देखने को मिल रही थी, क्या अब भारतीय अर्थव्यवस्था में वह स्थिति विद्यमान नहीं रही? क्या भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड काल से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है? तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कोविड के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की किस प्रकार से विकास दर देखने को मिल रही है, किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट में वृद्धि देखने को मिल रही है, चेंजेस देखने को मिल रही है, इसका क्या स्वरूप है, इन सभी सेक्शन पर आपको कवर करना होगा। और कोविड के बाद इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था टॉपिक को कवर करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित मॉडल आंसर जो हमने 75 सेल किया है उसमें कई सारे प्रश्न को हमने बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित है उसे शामिल किया। मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण और जितना हमने दिया है वह पर्याप्त मटेरियल है आप लोगों को। तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूछा जा सकता है, पिछड़ेपन के कारण वगैरह तो पूछा गया। अगली बार ऐसा संभावना है कि विगत 2 वर्षों से बिहार
2.5 अंक में विकास कर रहा है, विकास दर को हासिल कर रहा है, इसके बावजूद भी आज पिछड़ा हुआ राज्य बना हुआ है। आखिर इसके क्या कारण है, कौन कौन से विकास में बिहार में विकास की संभावनाएं विद्यमान है, इन सभी सेक्शन पर आपको काम करना होगा। और बिहार की अर्थव्यवस्था टॉपिक को भी आपको यहाँ पर कवर करनी होगी। कितने सेक्शन, इसके अलावा जो एक सेक्शन महत्वपूर्ण है वह है राजकोषीय संघवाद। राजकोषीय संघवाद देखिए, जीएसटी आने के बाद किस प्रकार से वित्तीय फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद में बदलाव देखने को मिले हैं, तो उन सभी टॉपिक को आपको कवर करनी होगी। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में हमने 8 सेक्शन को बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन यहाँ पे कवर हो गया है। और अंत में जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन आपको यहाँ पर कवर करनी होगी वह है एमएसएमई सेक्टर। आप इसे निश्चिंत होकर एमएसएमई सेक्टर को करिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कोविड काल में यही एक सेक्टर है एमएसएमई जिसने बेरोजगारी दर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सरकार का भी बहुत ज़्यादा प्रयास एमएसएमई सेक्टर पर आए, तो आप एमएसएमई को जरूर करिए। तो यह है हमारा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमारा 8 टॉपिक। अगला सेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, वह है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी इजी सेक्शन है लेकिन काफ़ी स्कोरिंग भी है। कई टॉपिक इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, लेकिन आपको इसे काफ़ी अब बुक्स से आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको ज़्यादा इशू नहीं होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का वह है एनर्जी। एनर्जी का बिल्कुल करिए, लास्ट ईयर नहीं पूछा है लेकिन इसके बावजूद एनर्जी इस बार के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो भी एनर्जी में अब जो इस बार पूछने की संभावना है वह है अक्षय ऊर्जा। देखिए COP 26 वगैरह हमने ऊपर करेंट अफेयर में शामिल नहीं किया, आप यहीं पे शामिल कर लीजिए। COP 26 क्लाइमेट चेंज मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, CC क्लाइमेट चेंज के अलावा आप COP 26 को भी यहीं पर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक ही से टॉपिक को अलग अलग करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ऊर्जा के साथ ही आप इसे कवर करेंगे, चाहे वह करंट में आए तो आप उसके अनुसार आंसर लिखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए तो उसके अनुसार आप आंसर लिखिएगा। तो अक्षय ऊर्जा, क्लाइमेट चेंज, COP 26 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो एक बीपीएससी ट्रेडिशनल सवाल पूछते रही है वह है नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा को कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अक्षय ऊर्जा को लेकर। अक्षय ऊर्जा को लेकर सरकार की कई सारी पहल है, उसको स्पेशली आपको ध्यान में रखना होगा। तो यह है एनर्जी। एनर्जी के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है अंतरिक्ष के स्पेस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत वह है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्या क्या करना है। भारत एक स्पेस सुपर पावर के रूप में, ऐसा संभावना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में भारत, अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में इंडिया किस प्रकार से इमर्ज कर रहा है। हमारा जो पीएसएलवी अंतरिक्ष यान है उसका एक लोगो ही है, पीएसएलवी यान में आप सभी का स्वागत है। यानी कि है कि भारत के द्वारा विश्व के कई सारे देशों को अंतरिक्ष सेक्टर में आमंत्रित किया जा रहा है कि हमारा देखिए पीएसएलवी के जरिए हम किस प्रकार से अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग को लगा चुके हैं। और वही पीएसएलवी के बदौलत भारत आज एक स्पेस सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर चुका है। तो अंतरिक्ष में आप अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में भारत को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप जो भी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं, ये सब तो टॉपिक है, आप भविष्य की योजनाओं को करेंगे। सरकार कौन कौन से इसरो का टारगेट आने वाले समय में कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं, है ना। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक विकास में इसका क्या योगदान हो सकता है, सामाजिक आर्थिक विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्या योगदान है, ईटीसी टॉपिक को आपको कवर करना है। अंतरिक्ष के बाद हम लोग चल रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। अब देखिएगा कि कोविड में किस प्रकार से ड्रोन टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी का विविध क्षेत्रों में उपयोग को देख लीजिए, चाहे वह एग्रीकल्चर हो, स्वास्थ्य हो, किसी भी प्रकार का सेक्टर हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज तो आपको देखना ही है। इसके अलावा बायोटेक को आपको कवर करनी होगी, जैव प्रौद्योगिकी को भी आपको वहां पर देख कर जाना है। और सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर के कारण जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक महत्वपूर्ण हो रहा है 5G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी और ई कचरा, ये करेंट अफेयर के कारण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा आप पॉल्यूशन को भी कर लीजिएगा, पॉल्यूशन टॉपिक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्लास्टिक वगैरह पे बैन लगे हैं तो प्लास्टिक प्रदूषण वगैरह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फोकस आपको करना है प्रदूषण पर। और लास्ट में विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे छोटे छोटे सेक्टर, देखिए विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं कि आप जैसे कोई एक सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल के लिए बायोटेक आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप बायोटेक पढ़ेंगे तो बायोटेक के अंतर्गत किस किस क्षेत्र में बायोटेक का यूज होता है ये तो आप पढ़ेंगे ही, तो ऑटोमेटिक आपका वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र में बायोटेक का क्या यूज है, कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, ये आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी देखेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी की भूमिका भी स्वास्थ्य क्षेत्र में देखेंगे, आप डिजास्टर मैनेजमेंट में किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है यह भी देखेंगे, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हमारी जो सीमा सुरक्षा करने में किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है, ये सभी टॉपिक को देखेंगे तो आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसके लिए स्पेशली आपको अलग से ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने अभी तक क्या समझा, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत टोटल हमने 26 टॉपिक को देखा। अब हम लोग जीएस पेपर 1 पर आते हैं। मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप बेझिझक की तरफ टेंशन फ्री होकर इतने टॉपिक का कवर करिए और टेंशन फ्री होकर आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और इतने टॉपिक कवर करने के बाद आप इजीली उसे कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग कवर कर रहे हैं जीएस पेपर 1 को देखते हैं। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत हमने कुल मिलाकर 24 टॉपिक्स को बताया है, ठीक है। ये रिलोड नहीं हो रहा है यहाँ पर, 1 मिनट में इसे देख ले रहा हूँ। जीएस पेपर, हाँ चलिए इसे हम लोग देखिए, जीएस पेपर 1 हो गया, ठीक है। जीएस पेपर 1 में कितने सेक्शन आएंगे? 2 सेक्शन आएंगे। जीएस पेपर 1 में अभी हमने बताया कि 2 सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वे जो 2 सेक्शन होंगे वह पहला सेक्शन हमारा होगा करेंट अफेयर। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर, सेक्शन 1। चलिए सेक्शन 1 में हिस्ट्री का सेक्शन आएगा और सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 है वह आपका करेंट अफेयर का टॉपिक आएगा। करेंट अफेयर में बेसिकली आईआर का टॉपिक आपको कवर करनी है, ठीक है। तो आइए इसे हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं हिस्ट्री का टॉपिक। देखिए जो हिस्ट्री के अंतर्गत जो आपको कवर करके जानी है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी टॉपिक हमने प्रीवियस ईयर के अनुसार एनालाइज किया है वह है मौर्य कला। इस बार के लिए 100% आप श्योर होकर जाइए कि मौर्य कला ही पूछेगा। अगर मौर्य कला नहीं पूछा तो विभिन्न कलाओं का बिहार में किन किन प्रमुख कलाओं का विकास हुआ है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मौर्य कला पूछे या फिर बिहार में कौन कौन से प्रमुख कलाएं हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आप इसे दूसरे नंबर पर रखें। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रेड बी में आप फोकस करेंगे, ठीक है। 100% पॉसिबिलिटी है मौर्य कला को लेकर, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप इसे कवर करेंगे। दूसरे नंबर पे आप लोग जो इस बार आने की प्योर संभावना है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस बार आने की, वह है पाश्चात्य शिक्षा। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा वह आप लोग कवर करेंगे। जो पाश्चात्य शिक्षा वह 1813 से लेकर 1947 तक को आप लोग पूरा कवर करनी है। अब बीच से नहीं, पूरा 1813 से लेकर 1947 तक आप उसका तैयार करिए, फ्रेमिंग करिए और उसे कवर कर लीजिए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार के लिए जो पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन जनजातीय आंदोलन से पिछले बार भी पूछा जा चुका है, संथाल और बिरसा दोनों से मिलाकर, लेकिन इसके बावजूद इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि दोनों को मिलाकर एक ही में पूछ ले। जनजातीय प्रतिरोध के क्या क्या कारण रहे हैं, कौन सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं, जनजातीय आंदोलन के कारण क्या है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्होंने जनजातीय लोगों को सरकार के विरुद्ध एकजुट किया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किसान आंदोलन भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। लंबे समय मतलब 1-2 बार से पिछले बार किसान आंदोलन पर उतना स्पेशली फोकस नहीं किया गया था, तो आप लोग किसान आंदोलन को काफ़ी अच्छे से करके जाएंगे, किसान आंदोलन। इसके अलावा 1857 का विद्रोह इस बार के लिए देखिए 2-3 टॉपिक जो इस बार एकदम आने की पूरी संभावना है, मौर्य कला, पाश्चात्य शिक्षा और 1857 का विद्रोह। आप इतने भी टॉपिक कवर कर लेंगे, मौर्य कला, पाश्चात्य शिक्षा, 1857 का विद्रोह, तो आपको यही 3 से आपका सवाल कवर हो जाएगा। लास्ट में आप चिंतक को कवर कर लेंगे। चिंतक में जो भी आपकी इच्छा हो, 2-3 चिंतक जो हैं उनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। मुझे लगता है इसके अलावा कोई टॉपिक आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका वगैरह ज़्यादा नहीं करना है। मुझे लगता है कि इससे आपके 3 प्रश्न ईजिली वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, तो आप लोग उसे अच्छे से वहाँ पर करना है और इसको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है। मैं समय समय पर इन सब का मॉडल आंसर भी डिस्कस करते जाऊँगा। अब हम लोग आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और जो कि मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा आप सभी को प्रॉब्लम होती है कौन कौन से टॉपिक कवर करनी है, उससे हम लोग देखते हैं करेंट अफेयर्स के अंतर्गत। करेंट अफेयर में सबसे हम लोग 3-4 लिस्ट के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कौन कौन महत्वपूर्ण है, हमने इससे संबंधित प्रीवियस वीडियो भी डाला है। संक्षिप्त रूप में यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। संगठन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एससीओ, दूसरे नंबर पर है I2U2, तीसरे नंबर पर है बिम्स्टेक,
चौथे नंबर पर इंपॉर्टेंट है G20, पाँचवें नंबर पर इंपॉर्टेंट है क्वाड। और जब आप लोग क्वाड करेंगे ही तो इसके साथ साथ आप लोग ऑकस को भी कर लेना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं है, हमने इसका मॉडल आंसर डिस्कस किया, पर्याप्त है इतना क्वाड और ऑकस के लिए। तो मुझे लगता है कि संगठन में इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी पूछने की है नहीं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पर सवाल पूछने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं इसके अंतर्गत रशिया यूक्रेन, आज इसे कल हमने इसका मॉडल आंसर भी डाला था, आप लोग इसे देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने फ्रेमिंग की थी। और एक और हमने मॉडल आंसर फरवरी में ही डाला था, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। मुझे लगता है दोनों वीडियो देखने के बाद आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो रूस यूक्रेन हो गया। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच लगातार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि देखने को मिल रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र जब आप कवर करेंगे, हमने इसका वीडियो हाल ही में डाला है, इसमें भारत की भूमिका को देखेंगे, इसमें चाइना की भूमिका को देखेंगे, इसमें अमेरिका की भूमिका को देखेंगे। इसके अलावा चाइना की जब आप भूमिका कवर करेंगे तो BRI को कवर करेंगे, और अमेरिका की जब आप कवर करेंगे तो आप देखेंगे कौन कौन सा ऐसी प्रमुख पॉलिसी है। जैसे आप B3W वगैरह को डिस्कस करते हैं जो G7 के द्वारा लाया गया है, तो आप ऐसे कई सारे सेक्शन के यहाँ पर आप इसे कवर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह काफ़ी पर्याप्त हो गया आपका अंत। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वह आपको यहाँ पर श्रीलंका संकट को भी इसमें कवर करके आपको जाना है, ठीक है। श्रीलंका संकट करेंगे तो ऑलरेडी ये भारत और श्रीलंका के साथ भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भारत भी शामिल, भारत भी आप कर लीजिएगा, भारत और श्रीलंका वगैरह भी इसको कवर कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 2+2 वार्ता, 2+2 डायलॉग, ये मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इशूज के अंतर्गत ये 4 टॉपिक काफ़ी हैं। तो हमारा 5 सेक्शन हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इसके अलावा हो गया आपका 4 सेक्शन इंटरनेशनल इशूज के अंतर्गत। अब जो तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है द्विपक्षीय संबंध। भारत का किन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे मैं पहले स्थान पर जो रखूँगा वह है भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना के बीच रखने का सबसे बड़ा कारण है नई भूमि सीमा कानून। सबसे बड़ा कारण है भारत और चीन के बीच विवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है नई भूमि सीमा कानून, और दोनों के बीच विश्वास को बढ़ा रहा है, बेसिकली विश्वास की दूरी को पाटने का काम कर रहा है, वह है भारत चीन नई भूमि सीमा कानून। इसके अलावा भारत श्रीलंका, ये तो महत्वपूर्ण टॉपिक, श्रीलंका संकट से पूछे या फिर भारत श्रीलंका संबंध से पूछे, लेकिन ये तो प्रश्न BPSC के द्वारा पूछे जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा भारत का इजराइल के साथ संबंध, हमने 30 वर्ष राजनयिक संबंध के पूरे कर लिए हैं। 1992 से लेकर अभी तक हमारा 30 वर्ष पूरा हो चुका है। भारत इजराइल काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा भारत अरब कंट्रीज भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से UAE के साथ हमारा बायलैटरल रिलेशन में वृद्धि देखने को मिल रही है, और अभी जो ऊर्जा संकट की स्थिति है उसमें अरब की क्या भूमिका हो सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लास्ट में भारत और रसिया के साथ संबंध, पाश्चात्य देश और अमेरिका कितना भी चाह ले भारत और रसिया के बीच संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद रसिया पर आप देखेंगे कितने प्रकार के बैन लगाए गए, इसके बावजूद भी भारत और रूस संबंध अभी भी अडिग बना हुआ है, अटल बना हुआ है। तो ये आपको द्विपक्षीय संबंध में इतने टॉपिक आपको करके जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं ज़्यादा आपसे पूछने की संभावना, बिल्कुल इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। एक योजना को हमने यहाँ पे शामिल किया है, वह योजना है PM गति शक्ति। PM गति शक्ति आपको ज्योग्राफी में भी पूछ सकता है, आपको यहाँ भी इंडिपेंडेंट पूछ सकता है, हालांकि आप पूछने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हमने स्कीम में यहाँ पे शामिल कर लिया है। आप लोग इसे ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स में भी अच्छे से कवर करेंगे, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि से जुड़कर इसको कवर करेंगे। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर काम करना है वह है सूचकांक। सूचकांक यानी कि जिसे इंडेक्स कहा जाता है। इंडेक्स में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जो भी है इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। ये बेसिकली नीति आयोग का है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना, नीति आयोग, ठीक है। तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को आप सभी को कवर करना है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने कुल मिलाकर हमने टोटल 50 टॉपिक को हमने कवर किया है, जिस 50 टॉपिक को हमने देखा। अब अगले वीडियो में या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी को बता दूंगा कि इन 50 टॉपिक को आपको कैसे कवर करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इनका महत्वपूर्ण सोर्सेज क्या होंगे, कैसे कैसे आपको तैयारी
नहीं होगी। अगले 60-70 दिनों के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण 50 टॉपिक को आप लोग कैसे कवर करें उसके बारे में मैं टेलीग्राम पर 1-2 दिनों में आप सभी को अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ज़रूरतमंद अभ्यर्थियों के पास यह हमारी वीडियो या सूचना पहुंच सके। एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, एकेडमिक्स फॉर सीएसई के द्वारा 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल आंसर तैयार किया गया है, जिसमें लगभग यहाँ पर जितने टॉपिक हमने बताया है ऑलमोस्ट टॉपिक वहाँ पर कवर किए गए हैं, जो कि एक बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन और उसके मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वह 67वीं बीपीएससी की तैयारी में आप सभी के लिए लाभदायी साबित होगी। आप लोग उसे जरूर परचेज करें। परचेज करने के लिए हमें हमारे जो दिए गए नंबर हैं यूट्यूब चैनल पे भी अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो हमारे नंबर वहां पे दिए गए, आप उससे कांटेक्ट करें और आप 1500 रुपये में 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।